जिस तरह से आपने तमाम जानकारी दी है। सुनील जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, कॉलर दिनेश जी कैथल से। जी सुनील बताइए क्या सवाल है आपका। सुनील आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। सुनील अपने टेलीविजन सेट की आवाज आप पहले कम कर दें, तभी हमारी आपकी बात ठीक से हो पाएगी। सर जी अपना सवाल बताइए। सर मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ। हाँ हाँ जी मैं हरियाणा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा कर रहा हूँ। जी जी सर मैं अब मेरे कैरियर के बारे में पूछना चाहता हूँ कि इसके बाद मैंने क्या करना चाहिए। अब आप थर्ड ईयर में हैं? यस सर। कौन सी ब्रांच में आप? मैकेनिकल प्रोडक्शन सर। मैकेनिकल प्रोडक्शन। देखिए वैसे तो आप चाहें तो आपको नौकरी भी मिल सकती है इसके बाद, लेकिन आप ये बात मान लें कि पॉलिटेक्निक के मैकेनिकल डिप्लोमा के बाद आपको उच्च स्तर की नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, देखो बेटा बहुत तरक्की हो रही है हमारे देश में, इसलिए हर फील्ड में बहुत नौकरी हैं, पर मैं आपको राय दूंगा कि आप लीट का इम्तिहान दें पॉलिटेक्निक के बाद, और बेहतर ये होगा कि आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की तरफ शिफ्ट कर दें। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं हरियाणा में, जैसे एक कॉलेज है हिसार में प्राणनाथ प्रणामी इंस्टीट्यूट, वहाँ पर ऑटोमोबाइल उपलब्ध है। आप ऑटोमोबाइल में चले जाएं, क्योंकि ऑटोमोबाइल में इस देश में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान इस समय सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है जहाँ तक कि विश्व का सवाल है। सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर हम सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बना रहे हैं, और आने वाले समय में हम पहले नंबर पर पहुंच जाएंगे। इस साल हमारे यहाँ 19.5 लाख गाड़ियां बिकी है, और आने वाले समय में 22 लाख गाड़ियां बिकने वाली है। तो एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत तेज़ी से और बहुत बहुत आगे बढ़ रहा है, और इस कारण से ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा मांग होगी। तो मेरी राय आपको यह है कि आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की तरफ अगर जाएंगे पॉलिटेक्निक करने के बाद, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। और विस्तृत जानकारी के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। जी मेल कर सकते हैं दिनेश जी को आप, और तमाम जानकारी देने के लिए दिनेश जी हमारे स्टूडियो में भी मौजूद हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं 01166231000 पर, या अगर आप दिनेश जी से सीधे बात करना चाहें तो 909254324555 पर आप इन्हें फोन कर सकते हैं। ईमेल भी कर सकते हैं hisar.cl@gmail.com पर, या mydreamMBA@yahoo.co.in पर। फिलहाल एक ब्रेक, तुरंत लौट कर आते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मेरे साथ दिनेश नागपाल जी मौजूद हैं, जो आपके करियर से जुड़ी तमाम समस्याओं पर अपने सुझाव दे रहे हैं। आप भी इनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं, जवाब ले सकते हैं, और अपने करियर को और आगे बढ़ा सकते हैं। इस वक्त जितेंद्र जुड़ गए कॉलर हमारे साथ हिसार से। जी जितेंद्र बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मैं अपने गेम के बारे में जानना चाहता हूँ। जी किसके बारे में? अपने गेम के बारे में। गेम क्या खेलते हैं आप? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग। क्या उम्र है आपकी इस समय जितेंद्र? मेरी जी 20 साल उम्र है जी। कौन से वेट कैटेगरी में खेलते हैं आप? जी 50 में खेलता हूँ जी। 50 में। तो अभी तक कहाँ तक खेले हैं? स्टेट डिस्ट्रिक्ट कहीं खेले हैं? जी अभी तक डिस्ट्रिक्ट या स्टेट खेल रहा हूँ जी। डिस्ट्रिक्ट में कोई पोजीशन थी आपकी? नहीं जी पोजीशन नहीं जी। आपने जब आप खेलते हैं, आपने पोजीशन आपकी नहीं थी, तो क्या आपने जानने की कोशिश की, मैच के बाद अपने आप से बात करने की कोशिश की कि क्या ऐसी कमी रह गई कि जो दूसरा बॉक्सर था, क्या वो आपसे टेक्निकली ज़्यादा स्ट्रांग था, या उसकी जो है चपलता आपसे ज़्यादा थी, उसकी गेम की समझ आपसे ज़्यादा थी, उसका कॉन्फिडेंस आपसे ज़्यादा था? क्या ऐसा कारण था? कितने साल से खेल रहे हैं बॉक्सिंग आप? मैं 2 साल से खेल रहा हूँ जी। तो आप 5 साल से खेल रहे हैं, तो आपने कभी अपने आप से ये बात करने की कोशिश की कि ऐसा क्या चाहिए कि मैं एक अच्छा बॉक्सर बनूं? नहीं जी। नहीं की ना। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने जो खेल है, आप कभी, मैं आपको राय दूंगा, जो अच्छे बड़े बॉक्सर्स हैं, विजेंद्र हैं, अखिल हैं, इनके वीडियोस देखिए कि क्या, क्योंकि बॉक्सिंग जो है खाली शरीर का खेल नहीं है। बॉक्सिंग के अंदर जितनी शरीर की आवश्यकता है उतनी दिमाग की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से आप बात मेरी समझ रहे हैं? हाँ जी। तो आपको, क्योंकि जब तक आपका बॉक्सिंग खाली शरीर का खेल नहीं है, एक तरह की बिल्कुल जिसको हम शतरंज की बाजी कहते हैं, सामने वाले का क्या मूव होगा, कहाँ पर मुझे अटैक कर सकता है, पंच मारेगा या क्या करेगा, लेफ्ट से हुक लेगा, राइट से लेगा, उसको देखकर खेलना, और साथ में मेरी क्या अच्छी जगह हैं। देखिए हर बॉक्सर में
एक कुछ प्लस पॉइंट होंगे आपके अंदर भी होंगे और कुछ नेगेटिव पॉइंट होंगे। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं? आप मेरी बात, आप तक मेरी आवाज आ रही है जितेंद्र? तो मैं आपको राय दूंगा कि आप अपनी गेम का पूरा एनालिसिस करें, अपने कोच से बात करें, और जो बड़े बड़े बॉक्सर्स हैं उनका वीडियो देखकर, खासतौर से आपकी वेट कैटेगरी के जो बॉक्सर हैं उनका वीडियो देखिए और समझिए कि एक अच्छे बॉक्सर के अंदर क्या गुण होने चाहिए। उसके बाद अगर आप काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इस गेम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी, तो वो मेहनत जरूर करें जिस तरह से दिनेश जी ने बताया। और इस वक्त मोहित जुड़ गए हैं कॉलर हिसार से हमारे साथ। मोहित, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं डिप्लोमा मैकेनिकल किया है जी और अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। जी सर मैं अभी डिप्लोमा मैकेनिकल किया हाँ है। जी, बोलिए बोलिए, ठीक है, मैं समझ गया जी। जॉब मैं जॉब कर रहा हूँ। मेरे को एक्चुअली डिस्टेंस से मैं बीटेक किया, उसके इक्विवेलेंट कोर्स करना चाहता हूँ जी। तो आप मेरे को उस बारे में प्लीज गाइड कीजिए। देखिए, डिस्टेंस से आप एक बात समझ लीजिए कि डिस्टेंस से बहुत सारे लोग क्लेम करते होंगे आपको कि फलां जगह से डिस्टेंस से हम बीटेक करा देंगे, लेकिन बीटेक डिस्टेंस से करने से पहले आपको बहुत सावधानी से चुनना पड़ेगा। और कहाँ से आपको करना है, सरकार से और यूजीसी से, एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स है, उनकी जो मैकेनिकल की बीटेक है वो अप्रूव्ड है। आप उसकी अगर ज़्यादा डिटेल चाहते हैं और वो कहाँ से उपलब्ध हो सकती है तो आप मुझे मेल कर दें, या जो मेरा, क्योंकि आप हिसार में ही है ना, तो आप हिसार से। जी हिसार में मुझे उस नंबर पे मेरे लोग अटेंड करेंगे उस कॉल को, या मुझे मेल कर दें तो मैं इनको वो लिस्ट ऐसी मेल कर दूंगा जिसके अंदर की जो ऐसा बीटेक कर पाए जिससे इनको कल को किसी तरह की समस्या ना आए। किसी तरह की समस्या ना हो, ये बेहद अहम है। और इस वक्त अमित भी मौजूद है, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ सिरसा से। जी अमित, बताइए क्या जानना चाहते हैं? अमित, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अमित, अपना सवाल बताएं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया है। बीटेक कंप्यूटर साइंस आप कंप्लीट कर चुके हैं? हाँ जी। जी, तो लेकिन सर अब तक जॉब नहीं लगी है मेरी। कहाँ से किया आपने बीटेक? सर सिरसा से, जेसीडी। ओके, आपने कभी कोई किसी कंपनी का प्लेसमेंट या इंटरव्यू फेस किया है? हाँ जी सर, किया था। और कितने इंटरव्यू फेस किया आपने? 2-3 कर लिए सर। लेकिन किसी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। कारण रिटर्न में रह गए या जीडी इंटरव्यू में रह गए? सर जीडी इंटरव्यू वगैरह में रह गए। जीडी इंटरव्यू में रह गए। ये एक आम समस्या है। नाम बताएं आपका दोबारा? अमित। अमित, ये एक आम समस्या है। जीडी और इंटरव्यू में खासतौर से हमारे जो प्रदेश के बच्चे हैं उनको काफ़ी दिक्कत आती है। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, नेस्कॉम के अनुसार जितने इंजीनियर पास होते हैं उनमें से सिर्फ 40% नौकरी देने के लायक हैं। नौकरियां सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर बहुत है। आपको जीडी और इंटरव्यू पर मेहनत करनी पड़ेगी, पहला। दूसरा, जो रिटर्न आता है एप्टीट्यूड टेस्ट, उसकी भी तैयारी ढंग से करनी पड़ेगी। जीडी इंटरव्यू के लिए खाली अंग्रेजी बोलना सफिशिएंट नहीं है कि हम, बहुत सारे लोगों को लगता है आदर्श के अंग्रेजी अगर वो बोल लेते हैं तो जीडी है। ऐसा नहीं है। कंपनीज जब नौकरी देती हैं तो ये नहीं देखती कि अंग्रेजी बोल सकता है नहीं बोल सकता, वो ये देखती हैं कि अगर उन्होंने जो जीडी का टॉपिक दिया है उसका एनालिसिस कर सकता है कि नहीं कर सकता। जी। इंटरव्यू में जब सवाल पूछे जाते हैं, पूछा कुछ जाता है, उत्तर कुछ और होता है। तो सबसे पहले आप जीडी और इंटरव्यू की अच्छे ढंग से तैयारी करें। उसकी और अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं, क्योंकि इस शो पर इतना लंबा बताना संभव नहीं है, तो इनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि मुझे मेल कर दें। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, आसानी से मेल से वाकिफ है, मेल कर दें, मैं जवाब दूंगा इनको। जी बिल्कुल, आप जवाब देंगे। दिनेश जी, हम एमबीए की बात कर रहे थे शुरुआत में, अब कैट की हमने बात की, कैट के एग्जाम्स होने वाले, नोटिफिकेशन आ चुका है। अब ऐसे में टिप्स क्या देंगे आप स्टूडेंट्स को कि तैयारी किस तरह से करें? देखिए, सबसे पहली बात, टू द पॉइंट तैयारी किस तरह से? बिल्कुल, सबसे पहली बात यह है आदर्श कि तनाव मुक्त हो जाए। जी। कैट के अंदर जो परफॉर्मेंस गिरता है या बच्चों का स्कोर नहीं आता, उसका सबसे बड़ा कारण होता है तनाव। और तनाव लेते हैं, तनाव के कारण जो साधारण सवाल है वो भी नहीं कर पाते। दूसरी बात, कैट चूंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 2.5 घंटे हर छात्र को कंप्यूटर पे बैठना है। जो भी वो स्लॉट बुक कराते हैं अपना, सुबह 10:30 का या शाम को 3:30 का, जिस दिन उनका वो स्लॉट मिल जाता है उनको, कैट के अगले 10 दिन में फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद उस स्लॉट के अंदर लगातार 2.5 घंटे कंप्यूटर पर बैठने की आदत डालें। उसका कारण क्या है? मान लीजिए इन्होंने 3:30 का स्लॉट लिया और आज ये 3:30 बजे सोने की आदत है दोपहर में, उस दिन भी नींद आएगी। उस दिन भी नींद आएगी। तो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो हमारा शरीर का क्लॉक है, घड़ी चलती है हमारे शरीर के अंदर, उसको जब तक आप पीक नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। उसके लिए आपको ध्यान देना होगा। एक्लेमेटाइजेशन। सकते कॉलर मोनिका जुड़ गई हमारे साथ महेंद्रगढ़ से। जी मोनिका, बताइए क्या जानना चाहती हैं? हमने एनवायरमेंटल साइंस से एमएससी की हुई है जी। उसके बाद मतलब
क्या आपको इसका स्कोप है और उसके बाद क्या करना चाहिए? देखिए एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में काफ़ी स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि अगर आप अपने आप को इस फील्ड में और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर से डॉक्टरेट की तरफ या पीएचडी की तरफ सोचिए। खाली एमएससी के बस पर अगर आप अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा संभव नहीं होगा। हालांकि स्कोप काफ़ी है एनवायरमेंट साइंस के, काफ़ी कंपनीज में एनवायरमेंट साइंस की मांग रहती है, प्राइवेट में भी रहती है, सरकार में भी रहती है, लेकिन इसमें चूंकि रिसर्च का जो है वो मोड ज़्यादा है, रिसर्च का पक्ष ज़्यादा रहता है, तो आप पीएचडी के लिए अपने आप को एनरोल करें और इसके अलावा साथ साथ में देखती रहें। काफ़ी आप खासतौर से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और बड़े अखबारों के टच में रहें, उनमें लगातार निकलती रहती हैं ऐसी चीज़ें। लेकिन एक बात और, आपको खाली किताबी ज्ञान एमएससी एनवायरमेंट साइंस में कहीं नहीं पहुंचाएगा। उसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको आप एक बार दोबारा से अच्छी तरह देख लें। जी, उसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको ज़रूर आप एक बार दोबारा से देख लें। दिनेश जी, एक सवाल आपसे यहाँ पर। जी, तमाम बातें आपने बताई, लेकिन पढ़ाई जो है और परीक्षा, उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं। उसके लिए एक स्टूडेंट किस तरह से अपने आप को तैयार करे, वो चाहे एमबीए का स्टूडेंट हो, चाहे बीटेक का हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए क्या कुछ होना? देखिए आदर्श, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, दो चीज़ें हैं, एक है साइंस ऑफ एग्जाम जी, और एक है साइंस ऑफ प्रिपरेशन। जो भी एग्ज़ाम कोई छात्र देना चाहता है, पहले समझे कि एग्ज़ाम किसके लिए। अगर मान लीजिए एमबीए का एग्ज़ाम है तो मैनेजमेंट के लिए निश्चित तौर से। अब मैनेजमेंट में क्या है, प्रॉब्लम एनालिसिस है, आपको समस्याएं आती है डे टू डे, और मैनेजमेंट में मैनेजर में कोई काम नहीं है, कोई इसको वहाँ पर हल नहीं चलाना है, कुछ नहीं करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है और प्रॉब्लम एनालिसिस करना है। और वो प्रॉब्लम एनालिसिस कॉर्पोरेट में जब आप काम करते हैं, आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, आपको लॉजिक से, तर्क से अपनी बात रखनी पड़ेगी। इसी कारण से जो कैट के अंदर सवाल आते हैं वो सभी तर्क पे आधारित होते हैं। कैट के अंदर कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं आती, 7वीं से 10वीं का मैथमेटिक्स होता है, अच्छे स्तर की 10वीं 12वीं स्तर की इंग्लिश होती है, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग होता है, लेकिन ज़्यादातर जो सवाल है उसमें रीजनिंग पर आधारित होते हैं। तो अगर हम कैट की तैयारी करने जाएँ तो पहले हमें इस पक्ष पर काम करना पड़ेगा। तो अगर कोई बच्चा है जिसको पहेलियाँ अच्छी बुझानी आती है, मुझे लगता है वो कैट में बहुत आसानी से कर जाएगा, तो वो रीजनिंग स्किल अपना मेंटेन करें। जी, रीजनिंग स्किल जरूर अपने अंदर आप डेवलप करें, जिस तरह से दिनेश जी कह रहे हैं, तो इससे आपको काफी मदद मिलेगी। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय बातचीत के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया दिनेश जी। तो दिनेश जी ने तमाम सवाल, आपके सवालों के जवाब आपको बताए, और हम एक बार फिर चलते चलते आपको इनका नंबर बता देते हैं। आप अगर सीधा दिनेश जी से बात करना चाहते हैं तो 0925432455 पर आप इन्हें फोन कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं hisar.cl@gmail.com पर और mydreammba@yahoo.co.in पर भी। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।